आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। तहरीक इंसाफ के नामजद करदा सेनेट और कौमी असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री। दोनों ऐवानों में अपोजिशन बेंचों पर सालिम अपोजिशन की मौजूदगी। फाइनली अपोजिशन का ऐवान को मजबूत करने का मुतालबा और नए मिसाक का तस्करा। 5 माह बाद ऐवान बाला आखिर मुकम्मल हुआ। ऐवान की साख बहाल हुई और सियासत अपनी बेहतरीन शक्ल में नजर आई। आज कौमी असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के बाद ऐवान बाला में अपोजिशन लीडर की तकर्री कर दी गई है। चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए रूलिंग दी। राजा नासिर अब्बास को सेनेट के 32 अरकान में से 22 अरकान की हमायत हासिल है। सेनेट में दौरान खिताब राजा नासिर अब्बास का यह कहना था कि हर अच्छे काम में हुकूमत का साथ देंगे। सरकार भी बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई के लिए आम माफी का ऐलान करे। पार्लियामेंट को सियासी कैदियों के लिए आवाज उठानी चाहिए। अलामा राजा नासिर अब्बास के खिताब को हुकूमती बेंचों से भी सराहा गया। उन्होंने ये तक फरमाया कि स्टेट को सॉफ्ट एक वर्जन देने के लिए जो लाकानूनियत है, लॉलेसनेस है, उसको खत्म करना होगा। लोगों का एतमाद इस सिस्टम से उठ चुका है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने यह वाज़ेह किया कि सियासतदानों को ही करनी चाहिए। कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के बगैर ऐवान चल नहीं सकता। सियासी खानदानों की लड़ाई में 1 दिहाई गुजर गई, ताहम बादज़ा इन दोनों सियासी खानदानों ने मिलकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। आज एक बार फिर मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की जरूरत है। राजा गुलाम अब्बास साहब, उन्होंने बड़े बैलेंस्ड मुस्बत ख्यालात का इजहार किया है। मैं इस पर भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो आपका मौक़िफ़ 8 फरवरी से मुतल्लक है, क्या ये इस मुल्क में जो है ये पहली दफा हुआ? आपके गिले शिकवे अब के हैं, हमारे भी कल के हैं। उनको बैठ के जो है वो उनके ऊपर बात हो और उसके बाद यकीनन जो है वो रास्ता जो है वो निकल सकता है। उस वक्त भी जेलों में बेगुनाह लोग थे, उस वक्त भी सियासी कैदी थे, लेकिन क्या उनको कभी सियासी कैदी तस्लीम किया गया? जबकि तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर और अलामा राजा नासिर अब्बास की बतौर अपोजिशन लीडर सेनेट तकर्री को एतमाद में बहाली की जानिब कदम करार देते हुए कहा है कि महमूद अचकजई का नोटिफिकेशन जमहूरियत के लिए नेक शगुन है। ताहम कायमा कमेटियों में वापसी समेत आगे के मराहिल तय करने के लिए इमरान खान से मुलाकात जरूरी है। महमूद खान अचकजई साहब का नोटिफिकेशन हो गया। ये एक बहुत अच्छा अमल है कि ये प्रोसेस, आदो ये हमारा ही हक था और ये हमारा हक हमें मिल गया बड़े अरसा के बाद, लेकिन ये हम फिर भी कंसिडर करते हैं कि ये एक कॉन्फिडेंस मजर की तौर पे हम ले रहे थे कि इससे अल्लाह करे कि नई शुरुआत हो, हालात बेहतर हो। इमरान खान से मुलाकात सियासत की मौजूदा हैयत की वो आयरनी है कि जिस पर तमाम अदालती अहकामात, वजीर आजम से दरख्वास्त और कायदा कानून बेबस हैं। आज एक बार फिर मुलाकात का दिन था। हिज़्ब मामूल पुलिस ने मामूल की सिक्योरिटी को तब्दील कर लिया। इमरान खान की बहनों और कारकुनान को दागल नाके से भी 1 किलोमीटर दूर रोक लिया गया। मार्बल फैक्ट्री नाके के करीब अलीमा खानम और कारकुनान ने कुरान ख्वानी की। पुलिस की भारी नफरी अतराफ में मौजूद रही। पुलिस ने कारकुनान को आगे जाने से रोकने के लिए रुकावटें लगाकर रास्ता बंद रखा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खानम का कहना था कि अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन 5 माह तक क्यों रोके गए। अपोजिशन लीडर्स का नोटिफिकेशन जारी ना करके ये गैर आईनी काम कर रहे थे। इनसे कोई पूछे पाकिस्तान किन असूलों पर चल रहा है। इमरान खान से मुलाकात पर गैर एलानिया पाबंदी तहरीक इंसाफ के सियासी मामलात की राह में एक बड़ी रुकावट है। ताहम एक बार फिर इमरान खान से मुलाकात के लिए बैरिस्टर अली जफर समेत तहरीक इंसाफ के 14 सेनेटर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई खत्म करने का हुक्म दिया जाए और दोनों को जेल मैन्यूअल कानून के मुताबिक हासिल हकूक दिए जाएं। दरख्वास्त में महकमा दाखिला पंजाब और सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को फ्री कैन बनाते हुए इमरान खान से मुलाकात करवाने की इजाजत देने की भी इस्तदा की गई है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान का एक्स अकाउंट बंद करने का केस कल 21 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कोऑर्डिनेटर वजीर आजम इख्तियार वली खान साहब और हमारा साथ दे रहे हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ और ये दरख्वास्त अदालत में ले जाने वाले सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, आपसे आगाज करूंगी। पहले तो फरमाई दीजिएगा कि
अब अल्लाह अल्लाह करके दोनों ऐवानों के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है उनका नोटिफिकेशन हो गया है, मगर आज गिलानी साहब भी फरमा रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट की वजह से ये होल्ड अप था। क्या 5 माह की ताखीर पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन लीडर्स का ना होना ये वाकई सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट की वजह से होल्ड अप था, या ये किया जा सकता था बासानी? देखें, पहली बात तो यह है कि खुशाइन बात है कि हो गए, और अब एक तरह से ऐवान दोनों जो नेशनल असेंबली और सेनेट हैं वो मुकम्मल हो गए हैं, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन के बगैर ये ऐवान नहीं चल सकते थे। अब ताखीर क्यों हुई, उसकी वजह जो बताई गई है, मैं तो उसको नहीं मानता। वो एक बहाना ही था, लेकिन असल वजह ये थी कि चूंकि नेशनल असेंबली में जो था, स्पीकर का फैसला वो रुका हुआ था और स्पीकर अचकजई साहब को उस वक्त नहीं कर रहे थे, तो सेनेट चेयरमैन साहब से हमारी जब मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि मैं हुकूमत नहीं हूं, मैं इंतज़ार करूंगा कि स्पीकर का क्या फैसला होता है, फिर मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। तो वो चूंकि स्पीकर का फैसला परसों आया, तो सेनेट का भी फिर फैसला उसके बाद आज कर दिया गया। एंड डू यू रियली बिलीव कि इन अहम नोटिफिकेशंस के पीछे नवाज शरीफ साहब का हाथ था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आई थिंक ये तो एक इंटरनल मामला है, और ये स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का ही फैसला होना चाहिए। आइडियल सिचुएशन में तो सर बहुत कुछ ही होना चाहिए। अगर किसी का पीछे हाथ है तो अच्छा हाथ है फिर के फाइनली हो गया, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि मैं जानता नहीं हूं कि कौन था इसके पीछे। मुझे तो इतना पता है कि फाइनली स्पीकर और चेयरमैन साहब ने फैसला क्या किया। बात है इख्तियार वली खान साहब के 5 महीने लग गए आपको, वही काम जो करना था पहले पहल कर देते तो क्यों ना बेहतर होता। ऐवान कि रोज आप रेजोल्यूशंस पास करते हैं ऐवान के तकद्दुस की और आज़ादी की, और ऐवान ही डिसफंक्शनल रहा आपकी ज़ेर निगरानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया महर बुखारी। इनफैक्ट बात ऐसी है कि अव्वल तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, ही इज़ अ वेरी सॉफ्ट एंड वेरी सेन वॉइस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मैं इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बोलेंगे चंद चीज़ों को कि ये ऐसा ही था, बिकॉज यू आर अ बैरिस्टर एंड यू आर अ लॉयर। आपको हमसे ज़्यादा पता है कि अगर पेशावर हाई कोर्ट की हर्डल बीच में पड़ी हो तो कैसे नोटिफिकेशन, स्टे ऑर्डर तो नहीं था ना, वट एवर, लेकिन फिर भी स्पीकर का प्रोगेटिव भी है, वो चीज़ों को भी देखता है। एंड कुछ लोगों के नाम जो हैं वो इनको मालूम है मुझसे ज़्यादा बेहतर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को, जिन्होंने ख़ुद कहा था कि हम पार्टी के इस फैसले से ज़्यादा खुश नहीं है कि बाहर से कोई अपोजिशन लीडर इम्पोर्ट होकर आया और वो हमारे ऊपर बैठ जाए। इनकी अपनी पार्टी के बड़े इनसे भी ज़्यादा ना खुश दिख रहे थे ना 5 महीने। हमने क्या खुश, तगड़ी मैं अपनी पोजीशन आपको क्लियर करता हूँ। साहब की रही, आप मेरी पोजीशन क्यों बता रही हैं, मैं खुद बता रहा हूँ आपको। हम तो ये समझ रहे थे, जिस जाविये से मैं देख रहा हूँ, इमरान खान साहब ये समझते थे कि जिस तरह उनकी एक शनाख्त है अचकजई साहब की, उनका यह ख्याल था कि हुकूमत इससे भाग जाएगी और इनको नोटिफाई नहीं करेगी। 5 माह तक तो सही ख्याल था। वो तो पेशावर हाई कोर्ट की हर्डल थी, इनके अपने मेंबर्स की हर्डल्स थी, वो सारी चीज़ें थी, हमने उसको ठीक किया, डील किया। आपने दूसरा पूछा बैरिस्टर साहब से, तो मैं ये कहूँगा कि हुकूमत में नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर फैसला नहीं होते। सर ये बहुत सितम ज़रीफ़ी है। फिर ये नहीं, मैं बताता हूँ आपको, सितम ज़रीफ़ी की क्या बात है। एक बंदा, वो हमारा लीडर है, हमारा कायद एक है, शख्सियत को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि पार्लियामान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के बगैर फंक्शनल नहीं है, उनकी आशीर्वाद की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको पार्लियामेंट को मुकम्मल करने के लिए। ये आप दो चीजों को मिक्स नाउ पीपल विल डिक्टेट। नहीं महर, आप दो चीजों को मिक्स कर रही है। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो इसमें कानूनी सुकम थे वो एक अलग चीज थी, जो इनकी पार्टी के ऑब्जर्वेशंस थे, एलिगेशंस थे, वो एक अलग चीज थी। वन, बट व्हेन इट कम्स, एलिगेशंस खत्म हो गए, इनकी पार्टी यकजा हुई, यकसू हुई, देन उसके यस डेफिनेटली से वैसे ये डेफिनेटली चले लेट हिम। नवाज शरीफ साहब ने अपने, सेनेटर साहब ये कह रहे हैं कि लीगली ये पाबंद थे पेशावर हाई कोर्ट की वजह से, और फिर आपकी जो अंदरूनी सुकम थे, मींस आपका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। आपका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, और उसकी आपको बहुत परवाह थी। अलामा साहब को, मैं आपको नजर आए ना आए, मैं अलामा साहब को और अचकजई साहब को चंद महीने बाद इमरान खान के खिलाफ बोलते हुए देख रहा हूँ। अच्छा। और इमरान खान इनके खिलाफ बोलेंगे। उनका ताल्लुक, उनकी दोस्ती वो वक्त की जरूरत के लिए होती है, टेम्पररी।
OTP का आपने नाम सुना है, वन टाइम पासवर्ड, ये ऐसा ही होता है, ऐसा इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। तो आपने क्योंकि एक दरख्वास्त भी डाल दी अदालत के अंदर इमरान खान से मुलाकात के हवाले से, अचकजई साहब और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब भी इसको कंडीशनल बना चुके हैं, नत्थी कर चुके हैं मुज़ाकरात से। रियलिस्टिकली सर, ये आपको लग रहा है कि ये करेगी हुकूमत, या अभी तो इनके अपने भी कॉल ऑफ फेल में बड़े तजादात हैं? जी देखिए, दरख्वास्त तो हमने इसलिए की है, सारे सेनेटर्स जो हैं हमारे PTI के, उन्होंने मिलकर दरख्वास्त दायर की है। आपको पता है कि जो बानी चेयरमैन हैं और उनकी जो वाइफ हैं बुशरा बीबी, उनको कैद तहनाई में रखा गया है। इस हुकूमत में ये एक रूटीन बन गई है कि जितने भी सियासी मुल्जिम हैं उनको कैद तहनाई में रखा जाता है। और हमने फिर ये पिटिशन की है कि कोर्ट डिक्लेयर करे, कोर्ट ये फैसला करे कि कैद तहनाई जायज है या नाजायज है, और अगर नाजायज है तो फिर जिसको कैद तहनाई में रखा जा रहा है उनकी कैद तहनाई को ख़त्म किया जाए। और सेनेटर्स, जो हमारी एक जिम्मेदारी है पार्लियामेंटेरियंस की हैसियत से, हमें इजाज़त दी जाए कि हम जाके खुद देखें कि क्या कैद तहनाई में किसी को रखा जा रहा है पूरे पाकिस्तान के आज कितने महीने हो गए सर कि उनकी किसी से गुफ्तगू शुनीद या मुलाकात नहीं हुई? तकरीबन 2 महीने हो गए मुझे मिले हुए उनके वकील की हैसियत से, और फैमिली को भी मेरा ख्याल है कोई 2 हफ्ते या 3 हफ्ते हो गए हैं। फैमिली की भी थोड़ी देर के लिए मुलाकात कराई गई थी उनकी बहनों की पिछले 2-3 हफ्ते पहले, लेकिन इसको मैं मुलाकात नहीं समझता। बैरिस्टर साहब ने ये बात की कि मुलाकात नहीं होती, अब कुछ मुलाकातें हुई भी हैं और कुछ तवातर से होती भी हैं मियाँ बीवी की, तो मतलब कैद तन्हाई कहाँ से आ गई? तो कैद तन्हाई की बात कहाँ से आती है? कैद तन्हाई वाली बात तो ये है ही नहीं। मतलब चीज़ों को एग्जेजरेट करके पब्लिक सिंपैथीज लेने के लिए और सेंटिमेंट्स पे थ्राइव करने के लिए ऐसी स्टेटमेंट से गुरेज करना चाहिए। लोग ये कहते हैं, इनकी पार्टी, इनको मैंने कभी नहीं सुना बैरिस्टर अली जफर साहब को, लेकिन इनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि इमरान खान को भूखा रखा जाता है, कहते हैं कि उनको अकेला रखा जाता है, उनकी मशीनें छीन ली गई हैं, उनकी वर्जिश की मशीनें ले ली, उनका TV बंद कर दिया, उनका अखबार बंद कर दिया, 4x4 के कमरे में रखा गया। ये सब लघवियात हैं, ये झूठ पर मबनी चीज़ें हैं। इतना बड़ा आप एक दफा ले जाए ना, दूध का दूध, पानी ये का पहले पानी गए हो हुए, जाए। इन्होंने देखा हुआ है, वही जगह है जो पहले ये देख कर आए हैं। तो अब 2 महीने से बुकला भी नहीं उनके पास गए? जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे, मुलाकात भी हो जाएगी। जरा आजकल के हालात में ये जो 8 फरवरी की कॉल है, व्हाट इज दिस? सर, ये 8 फरवरी की बात की है इख्तियार वली साहब ने। बैरिस्टर साहब, ये राना सनाउल्लाह समेत मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं को ये खदशा नहीं है, उनकी इन्फॉर्मेशन है कि अभी उनसे रसाई कराई गई, आप सबकी उन तक करा दी गई, तो आप लोग अहकामात लेकर आएंगे कि 8 फरवरी को क्या क्या करना है और कितना हंगामा मचाना है, जिसको ये अवॉइड कर रहे हैं कि 26 नवंबर एक और ना हो। वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि 8 फरवरी को क्या होना है या क्या नहीं होना, उसका इख्तियार भी और उसकी इंस्ट्रक्शंस भी ऑलरेडी दे चुके हैं, और इख्तियार दे दिया हुआ है चीफ मिनिस्टर को भी, और जो हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनमें से भी लोगों को, और जो चकजई साहब हैं और मौलाना साहब हैं उनको भी दे दिया गया है। सो बेसिकली उससे ये तो एक बहाना है कि और इंस्ट्रक्शंस देंगे। हुकूमत के पास अगर इख्तियार है तो एक ऐसा माहौल बनाएं, रूल ऑफ लॉ की बात करें, कवानीन की बात करें, आइन की बात करें, और एक जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको जो तशद्दुद हो रहा है वो ख़त्म करें, इजहार राय को ओपन करें, सेंसरशिप को ख़त्म करें। माहौल बनेगा तो शायद मुज़ाकरात आगे भी चलें और सक्सेसफुल और कामयाब भी हों। लेकिन इस वक्त मुझे बदकिस्मती से नज़र नहीं आ रही कोई किरण। ये रोशनी लाना इस वक्त हुकूमत के इख्तियार में है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा उल्टा, इन्होंने मुझे कहा कि हम अपना रोल अदा करें, मैं इनको कहूंगा कि आप भी रोल अदा करें। पहले आप ही लगा रहना है सर। नवाब साहब की गाड़ी छूट गई, जगह की सियासी गुंजाइश क्रिएट करना ये तो हुकूमतों का काम होता है ना सर। सैनिटी प्रिवेल करे, हम ये बात क्यों भूल रहे हैं, डायलॉग हो, क्यों हम ये बात भूल रहे हैं? अली जफर भाई ने, बैरिस्टर गौहर साहब ने, ये जो मैंने कहा ना, ये सॉफ्ट और अच्छी वॉइसेस, इन अच्छी वॉइसेस को भी तो इन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात और डायलॉग हम बैठना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने इनको ऑफर की, लेकिन इनकी अपनी जमातों में कितनी चलती है?
इससे आप अंदाजा लगा लें कि इनकी पार्टी के कुछ लोगों ने आप क्यों- इनको बाईपास आपको शक करके क्यों है कि इनकी उन्होंने चलती नहीं है? इन्होंने वो स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान कर दिया, इनको बाईपास किया है। इनको भी सर, ऐसा ही है बैरिस्टर गोहर ने खुद कहा है कि ये जो वो लाहौर का उन्होंने दौरा किया था, कहते ये हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है, ये दैट इज ऑन रिकॉर्ड। मैं कोई अपने ऐसे लगी लिपटी तो नहीं बता रहा हूँ जी बैरिस्टर साहब। तो इनकी अपनी पार्टी के कुछ जो मामलात हैं वो इनके हाथ में नहीं है। आप अपनी पार्टी का इख्तियार ले लें। हम अपनी तरफ से तो वजीर आजम ने बड़ेपन का मुजाहरा किया और उन्होंने आपको ऑफर कर दी मुज़ाकरात की, लेकिन आपने उसके जवाब में एहतजाज का ऐलान कर दिया। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये सोल प्रोप्राइटरशिप हमारी है? आपने बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, बीइंग अ डेमोक्रेट, अपना कोई रोल नहीं प्ले करना? आपने क्या लीडर ने सिर्फ यही गेमिक्स खेलनी है कि जो है तो एक, हालांकि वो खुद हाइब्रिड है और इधर एक ऐसे बंदे को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है, वो हमें टेस्ट कर रहे थे कि ये हम उससे बैकआउट कर जाएंगे, हमने तो उसको नॉमिनेट कर दिया। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इमरान खान और अचकजई की खुद आने वाली है। इमरान खान बड़ा वो शॉर्ट टर्म खेलता है, उसके पास लॉन्ग टर्म की पॉलिसी है ही नहीं। दैट्स वाई 4.5 साल में उनकी अपनी हुकूमत में अपना कोई गोल अचीव नहीं कर सके। और उनकी अपनी हुकूमत में बैरिस्टर साहब कितने बाइख्तियार थे वो भी मुझे याद है। सर वैसे आज तो इख्तियार साहब कमाल ही हो गया। आज वजीर आजम साहब ने कहा कि मुआवजना कीजिए सिंध बलोचिस्तान पंजाब का केपीके से, और आप देखेंगे केपीके कितना दूर है, कितना पीछे है। यानी कि सिंध में अभी जो पिछले 48 घंटों से चल रहा है उनको उसके ऊपर भी कमेंट नहीं करना पड़ा। लैक ऑफ गवर्नेंस या सिविक इंस्टीट्यूशंस का मुकम्मल कोलैप्स उधर। वो कह रहे हैं कि केपीके कितना पीछे रह गया है। यानी कि वाहिद हुकूमत है, आपकी अपनी जमात को भी बैक टू बैक कभी इक़्तिदार अभी नहीं मिला पिछले 10 सालों के अंदर। एंड आई एम नॉट गेटिंग इनटू फॉर्म 47 एंड 45 राइट नाउ, मगर यू हैव नॉट बीन एबल टू बेनिफिट द वे पीटीआई इज बेनिफिटिंग इन केपीके, बार बार वोट इन होने से। ये वजीर आजम को ये बातें जेब देती हैं सर? वजीर आजम ने बड़ी अच्छी बात की और बड़े प्रिसाइजली उन्हें चीज़ों को हिट किया। मेरे ख्याल में मैं उसको एलाबोरेट कर देता हूँ तो आप भी अप्रिशिएट करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने लेटर लिखा है HEC को कि हमारा सिस्टम कोलैप्स्ड हो रहा है, हमारे पास अपने क्लास 4 मुलाजिमीन को देने के लिए तनख्वाहें नहीं है, हमारे वहाँ पर कोई नई यूनिवर्सिटी 13 साल से नहीं बनी, वहाँ पर नया अस्पताल नहीं बना, वहाँ पर कोई नया कॉलेज नहीं बन रहा, जो स्कूल हैं वो गिर चुके, उनकी दीवारें गिर रही हैं, नया सड़क नहीं बन रहा। जो लोग आज से 13 साल पहले उनके पास खाने को पैसे नहीं थे, आज वो बताता हूँ, आज वो वाली स्वाद के महल खरीद रहे हैं। सियासी नाबालिग हैं उधर के लोग, क्यों देते हैं बार बार वोट? है खैबर पख्तूनख्वा के, मैं बिलोंग फ्रॉम खैबर। यस आई नो दैट, मुझे पता है मेरी कौम कैसी है। 2 नारे बड़े मजे के, एक प्रो इस्लामिक, इस्लाम पे हमला हुआ और खतरा है, यूं मिलके आएंगे, दुश्मन ने हमला किया यूं आएंगे, अमेरिका के खिलाफ नारा लगा दो यूं आएंगे। इमरान खान ने सिर्फ ट्रम्प कार्ड खेले हैं और उसको खूबसूरत नारे दिए हैं। एक बात आपको बताऊं कि पूरे पाकिस्तान में कोई जगह नहीं थी तब्दीली को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, एंड दैट वाज खैबर पख्तूनख्वा वाज बीइंग चोजन, वहां पे लाके इंट्रोड्यूस कराया गया। 2018 में इसको इम्पोज पकड़ ली उधर। नहीं, मैं बताता हूँ, जड़ शड़ भी नहीं पकड़ी। जब 2021 में हमने इलेक्शन लड़ा, जिमनी इलेक्शन, मुझे जरा एक चंद बोले मेरा इलेक्शन जो था वो 2021 फरवरी 19 को हुआ था। आधों आध के फर्क से मैंने इनको शिकस्त दी थी, आधों आध के फर्क से। इमरान वजीर आजम था और महमूद खान चीफ मिनिस्टर था। लेकिन उसके बाद जब ये हुकूमत से निकले, ये जी जेब से अदाकारी की फाइल निकाली, मेरे साथ तो गेम हो गया। ये नया पाकिस्तान बनने लगा था, नया पाकिस्तान, और मुझे अमेरिका ने निकाला। ये अदाकारी क्या 18 साल के लोगों के ऊपर बहुत गालिब आ जाती है? मैं 18 साल के लोगों की तो बात ही नहीं कर रही। 18 साल के लोगों को तो रिप्लेस करने के लिए, उनको रिप्लेस करने के लिए, उनको रिप्लेस करने के लिए 18 साल के पुराने लोगों को 18 से 25 करने में, मेरे ख्याल में ये डिबेटेबल इशू है। ये डिबेटेबल इशू है, यानी कि सोचा जा रहा है, गौर किया जा रहा है। डिबेट हो सकती है इस पे, आप सवाल कर सकते हैं, खारिज इम्कान नहीं है, मैं कह रही हूं आपके साथ। हाँ, सोचा जा सकता है। तो इससे आपको लगता है कि तमाम, अगर हो गया, अगर आपको लगता है कि इससे तमाम तरह आपके पॉलिटिकल वोज और पॉलिटिकल कैपिटल जो इतनी तेजी से पानी जो मेरी रह गई है वो मैंने जरूर आपको बतानी है कि हम तो थे ही बुरे, हमसे तो बेहतर ये हाजी साहब आए थे जिन्होंने नया पाकिस्तान बनाना था। 25 से क्यों 75 साल कर ले, उसका तो शक्ल ही नहीं दिखाई।
75 साल कर लें वोटिंग एज सर, तब शायद कुछ बन जाए ना। हाँ जी बताइए सर। बैरिस्टर साहब जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इनके चश्मे डबल कराती हूँ मैं, आप जवाब दीजिए सर। वो कमर जमान कायरा साहब की बात ज्यादा बेहतर मुझे लगी कि इतना बंदा जो है होना चाहिए जिसको मंशूर पढ़ने का भी अंदाजा हो, तो तब वो जाके वोट दे तो बेहतर है। और अगर क्योंकि आपको हमेशा वोट पड़े मंशूर पढ़ने के बाद लोगों के, डेफिनेटली हमने डिलीवर भी किया, हमने मंशूर के मुताबिक। और अली जफर साहब बैठे हैं, अल्लाह इनको खुश रखे, ये अपने मंशूर का कोई एक कारनामा बता दें सर। मुख्तसरन बता दीजिए, वोटिंग एज को 18 से 25 तक करने से इनको कोई फायदा होगा? जी, इनको खतरा है, इनको डर है, ये चाहते हैं, ये समझते हैं और जानते हैं बल्कि कि 18 से ऊपर जो लोग, जो वोटर्स हैं, जो नौजवान वोटर है, वो 100% पीटीआई और इमरान खान साहब के साथ है। तो इनको ये खतरा लगा रहता है। और हो सकता है, और ये मुझे जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हो सकता है कि ये हर मुमकिन कोशिश करें आईनी तरमीम करके कि उसको 25 तक ले जाएं, ताकि 18 और 25 वाले वोटर्स जो हैं वो वोट ही ना कर सकें। लेकिन ये शायद आईनी तौर पे तो कर सकते हैं, ये जमहूरियत के खिलाफ होगा। आप 25 से 18 तो कर सकते हैं, यानी वोट का हक तो दे सकते हैं, लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ कि वोट का हक ले लिया जाए। वोट का हक एक बार दे दिया गया तो उसके बाद वो वोट का हक उनका बन जाता है। बैरिस्टर साहब, आपकी अपनी हुकूमत में एक मशीन लाई गई थी, जनरल फैज साहब ने बनाई थी, बड़ी अच्छी, उसको ईवीएम कहते थे। और आप निशान शेर वाले पे बटन दबाओ, वहाँ से 3 वोट निकलेंगे बल्ले वाले। खुद तो आपके ये प्रोग्राम थे, हम तो फिर भी वोटर को उसकी एज की बात कर रहे हैं, और अभी उसको हमने सीरियसली डिस्कस भी नहीं किया, डिसाइड तो बड़ी दूर की बात है। बात अगर लिजिटिमेसी की आती है तो व्हाट डू यू थिंक कि जिस हुकूमत में आप रहे 4.25 साल, वो एक लिजिटिमेट हुकूमत थी? जो 2013 में आपकी हुकूमत आई थी खैबर पख्तूनख्वा में, आप कह रहे हैं जितने लेजिटिमेट आप थे उतने ही हम हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लिजिटिमेसी की बात उनके मुंह से अच्छी लगती है जो खुद लिजिटिमेट हो। हम तो हैं ही बुरे, जमाने की सारी बुराइयां हम में हैं, तो ये जो अच्छे लोग हैं ये तो कम से कम ठीक बोले। तो और मैं फिर कहता हूँ कि बात अगर शुरू करनी है ना 2024 के इलेक्शन पर, आप तब उंगली उठाएं अगर 2018 में आप लिजिटिमेट। सर आखिरी बात, इमरान खान से मुलाकात आपकी 8 फरवरी से तो पहले मैं होते नहीं देख रही किसी की, शायद हो भी जाए। नहीं, राणा साहब तो कह रहे बिल्कुल नहीं होनी। आप शायद हो भी जाए, शायद हो भी जाए। हाँ, किसी को यकीन भी नहीं था कि ये स्पीकर का हो जाएगा नोटिफिकेशन। मैंने कहा था हो जाएगा, जुमेरात का वादा था, जुमे को हो गया, तो चले जुमेरात नहीं, जुम्मा मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब, बैरिस्टर अली जफर, आपने गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, ये सियासत का एक रुख है कि जहां सालिम अपोजिशन सियासत में गुंजाइश निकालने की जंग लड़ रही है, सियासत का दूसरा रुख अहले सियासत का अवाम से ताल्लुक है। और इस ताल्लुक की नौयत का अंदाजा कराची में होने वाली गुज़िश्ता रोज के हादसे से बाखूबी लगाया जा सकता है, जहां कराची का सबसे बड़ा शॉपिंग प्लाजा 1200 दुकानों समेत राख का ढेर बन गया। इस हादसे ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कराची इंतजामी तौर पर कल भी लावारिस था और आज भी लावारिस है। गोल्ड प्लाजा में लगने वाली आग से ताजरों का तकरीबन 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 28 शहरी अपनी जान से गए हैं और अब तक एज वी स्पीक 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी 80 से जायद लोग लापता हैं। और सूबे की हुक्मरान जमात की रहनुमा शैला रजा साहिबा फरमा रही हैं कि जरूरी नहीं कि हादसे के वक्त वजीर आला और वुज़रा पहुंचे। न्यूजीलैंड में आग लगी तो 40 अफराद जा बहक हो गए। आग जब लगती है तो कैलिफोर्निया के जंगल से भी घरों को लग जाती है। ये आग है, हो जाता है। जरूरी नहीं है कि जब हादसा हो तो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पहुंचे, क्योंकि फिर उसका प्रोटोकॉल लगता है। असल बात होती है रेस्क्यू करना, वहाँ पे रेस्क्यू की चीज़ें भेजना। आग है, आग जब लगती है तो कैलिफोर्निया जैसे मुल्क में जंगल से निकल के घरों को लाइन से लपेट में लेती हुई चली जाती है। आग जब लगती है तो स्काई रिजॉर्ट न्यूजीलैंड में 40 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है और दर्जनों जख्मी होते हैं। और फिर ये पता चलता है पता नहीं कब से ऑडिट भी नहीं हुआ था। ये आग है, हमें देखना चाहिए। हफीज सेंटर में साल में 3 दफ़ा लग चुकी है, लाहौर में। जबकि ख्वाजा आसिफ का ऐवान में खिताब करते हुए आज कहना था कि हकीकत तो यह है कि 18वीं तरमीम ढकोसला साबित हुआ है। जब तक गली मोहल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी, ना फायर ब्रिगेड होगा, ना ही मसला हल होगा।
18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकिज हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। जब तक आप पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को एम्पावर नहीं करेंगे तब तक ये हाउस जो है ये मीनिंगलेस होगा। सॉरी फॉर सेइंग दैट। जब तक गली मोहल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी, ना फायर ब्रिगेड होगा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का फायर ब्रिगेड आके जो है वो आग बुझाएगा, नेवी का डिफेंस फायर ब्रिगेड आग बुझाएगा। मेरा ख्याल है कि ये एक वाकया और आग बुझाने का सिस्टम का कोलैप्स या ना होना जो है सबसे बड़ी निशानी है कि इस मुल्क को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जहां पे अवाम जो है एम्पावर्ड महसूस करें। अगर उनको कोई शिकायत हो वहां पे उनका लोकल गवर्नमेंट का नुमाइंदा हो जिसके गिरबान पे हाथ डाल सकें। नाज़रीन, वो अलग बात है कि पंजाब में भी लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, लेकिन शैला रजा ने ख्वाजा साहब का बयान का जवाब कुछ इस अंदाज में दिया कि लाहौर में हफीज सेंटर में साल में 3 मरतबा आग लग चुकी है, लेकिन इस पर कोई सियासत नहीं की गई। यह अजीब है कि एक वाक्य को बुनियाद बनाकर आप सूबों तक 18वीं तरमीम और बुनियादी तालीम तक चले गए। आज ऐवान में कराची में होने वाले इस सानहे का जिक्र तो हुआ नाजरीन, मगर तमाम सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जामात लगाकर बरीउल जिम्मा होती रही। MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार का यह मानना था कि वजीर आला गोल्ड प्लाजा सानहे के 22 घंटे बाद पहुंचे, जमात इस्लामी का नुमाइंदा भी 20 घंटे बाद आया, गवर्नर सिंध तो पूरी रात मौजूद। ये कौमी सानिया है। कराची के बुनियादी मसाइल को कौन एड्रेस करेगा और कब वहां के बुनियादी मसाइल एड्रेस होंगे। यानी 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंचे। कुल 100 फायर ब्रिगेड हैं 4 करोड़ की आबादी के लिए, उसमें से 50 काम कर रहे हैं, 50 खराब हैं। 2 दहाइयों की बेहिसी, ढिठाई, हठधर्मी, आपके दर्द, आपके एहसास का तो अंदाजा उसी वक्त हो गया जब वजीर आला सिंध इस साने के 22 घंटे के बाद मौके पर पहुंचे। ये भी अलग बात है कि MQM भी इन 2 दहाइयों में इक़्तिदार में शराकतदार रही है। बहरहाल ऐसा नहीं कि कराची में आग बुझाने का सामान मौजूद नहीं था। अगर किसी चीज़ की कमी थी तो वो पॉलिटिकल विल की कमी थी। गोल्ड प्लाजा में ज़रूरत का हर सामान मौजूद था और अगर नहीं था तो आग बुझाने और बाहर निकलने के हंगामी रास्ते नहीं थे, इवैक्यूएशन एग्जिट्स नहीं थे और तमाम के तमाम बंद थे, सिर्फ 2 एग्जिट्स खुले हुए थे। ये कराची का अलमिया है। आग बुझाने की बजाय मुख्तलिफ ताबीलें पेश की जाती हैं। कहा गया कि एम जिना रोड पर खुदाई और ट्रैफिक के दबाव की वजह से रेस्क्यू में ताखीर हो गई। कराची की शायद ही कोई बड़ी सड़क हो कि जिस पर खुदाई ना जारी हो। जैसे ही कोई सानहा होता है वही वुज़रा और उनकी वही एक्सक्यूज़ेज़ और वही जुमले। इंक्वायरियों के लिए कमेटियाँ बनाई जाती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं और फिर वो इंक्वायरी रिपोर्ट्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली धूल चाटने के लिए सरकारी इदारों के रिकॉर्ड रूम्स में चली जाती हैं और फिर आपके मेयर टेलीविज़न के ऊपर आकर ये कहते हैं कि मसला इम्प्लीमेंटेशन का है, वो शायद आपने और मैंने करनी हो। अगले सानहे का इंतज़ार शुरू हो जाता है। सिंध सरकार में उसी सिस्टम का राज है नाजरीन जो 17 सालों के दौरान परवान चढ़ाया गया। एंड द प्रॉब्लम इज ऑल्सो ऑफ एटीट्यूड्स। मोहतरमा शैला रजा ने कैलिफोर्निया की मिसाल दी है नाजरीन। AFP के मुताबिक जनूबी कैलिफोर्निया में लगने वाली आग अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी तबाहकुन आग थी। जो 2 जंगलात में लगने वाली आग 150 मुरब्बा किलोमीटर से जायद रकबे में फैली। कैलिफोर्निया में बड़े पैमाने पर लगने वाली ये आग बुझाने के लिए फौरी इकदामात उठाए गए। जमीनी टीमें, खुसूसी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल हुए जिनमें हजारों इमरजेंसी एहलकार और हाईली एक्सपीरियंस तरबियत याफ्ता कैदी भी शामिल थे। उस वक्त शहर के पुलिस चीफ का यह कहना था कि इलाके में कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की मौजूदगी आग लगने के वाकयात से पहले के मुकाबले में 10 गुना बढ़ा दी गई। लोगों को बड़े पैमाने पर इवैक्यूएट किया गया, एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, जानी नुकसान भी बहुत कम हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो शैला रजा साहिबा की खिदमत में हम पेश करना चाहते हैं कि दुनिया भर में जंगल की आग फैलने के लिए 3 अहम अनासिर होते हैं जिन पर इन्हिसार करती है जंगल की आग टू स्प्रेड एट दिस लेवल। साजगार मौसम, खुश्क ईंधन और ऑक्सीजन का जरिया। कैलिफोर्निया की आग के बारे में आपके एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीफन पाइन ऑन रिकॉर्ड हैं कि गैर मामूली हवाएं असल रीजन था, असल मुहर्रक था इनका इस पैमाने के ऊपर फैलना। ये समुद्री तूफान के करीब चलने वाली हवाएं हैं। जमीन पर कोई ऐसी फायर पावर या इवैक्यूएशन की कोई ऐसी चीज ही मौजूद नहीं कि जो इन शोलों को रोक सके। वो फौरी तौर पर किसी भी इब्तदाई रद्द-ए-अमल से मजीद बढ़ जाती हैं कि जो फायर अमला दे सकता है। सो दिस इज इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। लेकिन माजरत के साथ शैला साहिबा, यहाँ हजारों घर उजड़ चुके हैं। आपको वोट देने वालों के प्यारे
जान से गुजर चुके हैं, जल के राख हो चुके हैं और उनमें से हजारों ऐसे हैं कि जिनको अभी तक पता ही नहीं कि उनका प्यारा किस हालत में या किस सूरत बाहर आएगा। ये सिर्फ हादसा नहीं है, गफलत है। पहली गफलत कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी की, जिसने ऐसे प्लाजे की मंजूरी दी कि जिसमें खारजी रास्तों पर भी दुकानें तामीर की गई। दूसरी गफलत वो तरक्याती काम है कि जो कई सालों से मुकम्मल नहीं हुए, टूटी फूटी सड़कें हैं, फायर ब्रिगेड के वक्त पर पहुंचने में हायल होने का ये एक्सक्यूज भी दिया जाता है। तीसरी गफलत फायर ब्रिगेड के पास मौजूद सामान का ना होना। चौथी गफलत 48 घंटे गुजर जाने के बाद भी एक बड़ी तादाद लापता है। ये अवाम से अहले सियासत का ताल्लुक है, वो रिस्पॉन्स है, वो एटीट्यूड है। अगर बच्चे थर में भूखे मर रहे हों तो शैला रजा साहिबा को लगता है कि ये उनका लाइफस्टाइल है। 2014 में हमने एक इंटरव्यू किया, उनका थर में भूख से बिलखते बच्चों के हवाले से क्या कहना था, मुलाहिजा कीजिए। थर में भूख लाइफस्टाइल है, आग में झुलस कर मर जाना एक हादसा है। क्या 18 साल से एक ही जमात को वोट देने वाले यही डिजर्व करते हैं? मे बी। थोड़ा सा वक्त बाद, गोना बी राइट बैक। नेशनल पुलिस एकेडमी में खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पुलिस को दाखिली सलामती के लिए नागुज़ीर करार दिया है। फील्ड मार्शल ने कहा है कि पुलिस शहरियों की जानो माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ में पहली दिफाई लाइन की हैसियत रखती है। मजबूत, पेशावर और अवाम दोस्त पुलिस दाखिली सलामती और कानून की हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर है। अमन व अमान का क़याम एक मुक़द्दस जिम्मेदारी है और मुसल्लह अफ़वाज पुलिस के बहादुर एहलकारों के शाना बशाना खड़ी है। फील्ड मार्शल ने इस मौके पर इदारा जाती ताउन, जदीद पुलिसिंग के तरीक़ाकार और अवामी एतमाद के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया। बिलाशुबा मुल्क में इंसदाद दहशतगर्दी और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से पुलिस का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस पहली डिफेंस फोर्स है, द फर्स्ट लाइन। और खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की हिट लिस्ट पर रहा है। नाजरीन, गुज़िश्ता साल खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 1588 वाक़यात हुए हैं। इसमें 223 आम शहरी और 137 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 348 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दी की जंग में फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली पुलिस की कुर्बानियां सबसे ज्यादा हैं। गुज़िश्ता 2 सालों में सिर्फ KPK में पुलिस के 2080 अफसरान और एहलकार शहीद हुए हैं। पेशावर में 367, बन्नू में 239, डेरा इस्माइल खान में 234, मर्दान में 121, स्वात में 104 और एलीट फोर्स के 111 एहलकार और अफसरान ने जामे शहादत नोश किया। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान मुल्क भर में 437 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए और इनमें से 174 पुलिस के एहलकार और अफसरान थे। 2024 में मुल्क भर में दहशतगर्दी के 670 वाक़यात रिपोर्ट हुए और इनमें 204 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्दी की इस खौफनाक जंग में पुलिस दहशतगर्दों का पहला निशाना रही है और ये ऐसी जंग है कि जिसमें दुश्मन अनदेखा है। इस अनदेखे दुश्मन के खिलाफ आदिय तीरा में बाकायदा ऑपरेशन भी जारी है। इब्तदाई तौर पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, जबकि मकामी लोगों को आर्जी कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है। 10 जनवरी से शुरू होने वाला नकल मकानी का ये सिलसिला 25 जनवरी तक जारी रहेगा। हर खानदान को 2.5 लाख रुपए एडवांस और माहाना 50,000 रुपए इमदाद दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन सेंटर में 3000 से जायद खानदानों को रजिस्टर कर लिया गया है और नकल मकानी का ये अमल मुकम्मल होने के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च होगा। लेकिन इस ऑपरेशन के मामले पर वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के दरमियान शदीद इख्तलाफात सामने आए हैं। हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ऑपरेशन कर रहे हैं। आपके पास इख्तियारात हैं, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप, मैं ऑफर देता हूँ, आप PTI को छोड़ो, KPK से आपकी जितनी लीडरशिप है, वो NP की लीडरशिप हो, वो जमीयत उलमा इस्लाम की लीडरशिप हो, वो पीपल पार्टी की लीडरशिप हो या सीनियर लीडरशिप हो, उनका जरगा बनाए, उससे मशवरा करे, उसके मुताबिक जाए। स्पीकर साहब, आप खुद अपने ऑफिस में वो जरगा बुलाए जिस जरगे को हमने बुलाया था। इसमें चीफ मिनिस्टर साहब मैं कमिटमेंट करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब भी आएगा, स्पीकर KP असेंबली भी आएगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरशिप उसको बुलाओ और उससे पूछो तुम्हारे क्या मसाइल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी KPK सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में कहा है कि 2018 तक दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था, लेकिन 2018 के बाद क्या वजह थी कि ये खतरा दोबारा सर उठाने लगा। हम सब इसका जवाब बखूबी जानते हैं।
वजीर आजम शहबाज शरीफ तहरीक इंसाफ की जानिब पॉइंट करते हुए फरमा रहे थे कि स्वात से बेशुमार दहशतगर्दों को रिहा किया गया और हजारों लोगों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में रहने के लिए लाया गया। यही मुल्क में दहशतगर्दी के दोबारा सर उठाने की सबसे बड़ी वजह थी। वजीर आजम ने इस मौके पर यह भी कहा कि अफगानिस्तान पुरअमन रहना चाहता है या नहीं, लेकिन इसका फैसला अफगानिस्तान को खुद ही करना है। अफगान अबूरी हुकूमत को अपने अवाम पर रहम करना चाहिए। 2018 के बाद फिर वो क्या वजह है कि ये इस नासूर ने दोबारा सर उठाया? बदकिस्मती से एक हुकूमत ने अपने ज़माने में झूठ की बुनियाद पर जहर घोला, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ने सर उठाया। ये सवाल, ये चुपता सवाल है। मैं समझता हूँ कि ये फाश गलती उस वक्त की गई और फिर सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रहा किया गया और अफगानिस्तान से हजारों लोगों को कहा कि आप आएं और आके पाकिस्तान में रहें। ये तमाम खारजी पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनका मुकम्मल तौर पर जब तक कला कमा नहीं हो जाता, ये कौम चैन से नहीं बैठेगी। इस मर्तबा इस बात का फैसला होना होगा कि अफगानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है कि नहीं चाहता। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को बारहा अमन के क़याम की पेशकश की गई, लेकिन इसके बावजूद काबिज अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल से रोकने में नाकाम रही है। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज भी पाक अफगान बॉर्डर पर दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान झड़प की इतलात आई। ज़राए बता रहे हैं कि झड़प उस वक्त शुरू हुई कि जब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज अपने ही इलाके में बाड़ लगा रही थी कि अफगान फोर्सेज ने फायरिंग शुरू कर दी। दो तरफा झड़प में हल्के हथियारों का इस्तेमाल किया गया और शाम तक ये सिलसिला जारी रहा। ज़राए बता रहे हैं कि दो तरफा ताल्लुकात अभी कशीदा हैं और अफवाज दोनों की दोनों हाई अलर्ट पर हैं। दोनों ममालिक की सरहदों को बंद हुए 100 दिन हो चुके हैं, जबकि इससे दो तरफा 250 अरब से जायद का नुकसान हो चुका है। बॉर्डर की बंदिश से अफगानिस्तान की भारत को बरामदात की मद में $75 मिलियन का नुकसान भी उठाना पड़ा है। दहशतगर्दी की ये आग अब अफगानिस्तान के अपने ही अंदर भी लग चुकी है। तालिबान हुकूमत का महफूज तरीन इलाका समझे जाने वाला दारुल हुकूमत काबुल गुज़िश्ता रोज एक धमाके में चीनी बाशिंदे समेत 7 अफराद काबुल में हलाक हो गए और यह हमला एक रेस्टोरेंट में एक ऐसे इलाके में हुआ कि जहां गैर मुल्की सफारत खाने भी कायम है। वन ऑफ द मोस्ट सो कॉल्ड सिक्योर एरियाज। दाइश ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। दाइश खिलाफत की पैरोकार है और ये तालिबान हुकूमत को गैर इस्लामी करार दे चुकी है। माजी में भी दाइश तालिबान के कंट्रोल वाले इलाकों में बम धमाकों और हमलों में मुलव्विस रही है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तारिक यासीन साहब, साबिक IG इस्लामाबाद रह चुके हैं। पहले पहल दो तरफा कशीदा हालात में दहशतगर्दी अनफॉर्चुनेटली जोरों पर है। रियासत पाकिस्तान ये तहैया भी कर चुकी है कि आखिरी दहशतगर्द तक और उसके खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। आज क्या फील्ड मार्शल का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा ये साबित कर रहा है कि रियासत इस जंग में अब पुलिस को मजीद फाल और मजबूत करने का आज़म कर चुकी है? डेफिनेटली जी, आपने जो आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है और ये जो विज़िट है ये बड़ा बरवक्त है और ये ख़ास तौर के ऊपर पुलिस के मोरल के लिए और ऑफिसर्स के मोरल के लिए जो ये जंग लड़ रहे हैं उनके लिए बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और ख़ुसूसी तौर के ऊपर हम ये फ़ील करते हैं कि ये पुलिस की कुर्बानियों की एक एप्रिसिएशन है और इस एप्रिसिएशन के नतीजे में यकीनन पुलिस का मोरल बुलंद होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक कोऑर्डिनेशन के बगैर ये जंग जीतना नामुमकिन है और ये कोऑर्डिनेशन जब टॉप लेवल से स्टार्ट होती है तो ये पुलिस फ्रंट लाइन के ऊपर जो है वो पुलिस का रोल है और जब ये फ्रंट लाइन के ऊपर रोल मिल के वो करना है तो इस लेवल के ऊपर जब कोऑर्डिनेशन आ रही तो फिर तो इसमें कामयाबी के इम्कानात यकीनन बढ़ जाते हैं। हम बतौर पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स, हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो अप्रिशिएट करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं कि वो उन्होंने इस लेवल के ऊपर इनिशिएटिव लिया। तारिक साहब, जहां एक तरफ आई डू अंडरस्टैंड कि ये गैर मामूली अहमियत की हामिल था ये दौरा भी, क्योंकि गुज़िश्ता 50 बरसों में किसी भी अस्करी क़यादत की पुलिस कमांड कॉन्फ्रेंस में कोई शिरकत नहीं देखने को मिली और शायद अब दाखिली सलामती और पुलिस का एक खामोश जो मसला है वो शायद ना रहे, लेकिन कौमी सलामती की तरजीहात में ये शामिल अगर हो जाए, हमें होता दिखे, तो अब ऑफ कोर्स अव्वलीन तरजीह होगी कि पुलिस भी एपॉलिटिकल रहे। दैट्स वन ऑफ द एस्पिरेशंस एज वेल एज मेकिंग इट मोर एंड मोर केपेबल, राइट? मगर सर ये कितना मुमकिन है जब आई एंटायरली एग्री जी पुलिस को। जी बोलिए।
ये एंटायरली मुमकिन है। ये तो बेसिकली उसको स्टेट के साथ होना चाहिए और उसको ये पॉलिटिकल होना चाहिए और इसके अंदर इस्लाहात लाने का ये वक्त है। ये पॉसिबल कैसे होगा जब इस्लाहात लाने का टाइम आ पेज चुका पे है। नहीं है, ऑपरेशंस के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से? देखिए थोड़ा सा गौर करें तो हमारा जो एक प्लान था 2002 के अंदर जो सामने आया था पुलिस ऑर्डर का, वो यही था कि सारे सूबों के दरमियान एक तरह की पुलिसिंग जो है वो हो और एक ही तरह के लॉज हों और एक ही तरह की हों, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर जो है ये टेररिज्म तो क्रॉस बॉर्डर चीज़ है और एक ही तरह के हालात होते हैं, तो उसके अंदर एक ही तरह के लॉज होने चाहिए। तो अब डिफरेंट सूबों में डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट चेंजेस हैं पुलिस ऑर्डर के अंदर, तो इसके अंदर जो है वो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आई थिंक दिस इज़ द टाइम के हम भी इसमें कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। रिटायर्ड आईजीज़ की टीम इसमें शामिल होने के लिए तैयार है और इसको जो है वो लॉ को हमें अमेंड करने की ज़रूरत है। इसमें जो गैर ज़रूरी जो अमेंडमेंट्स कर दी गई थी उनको रिमूव करने की ज़रूरत है और बैठने की ज़रूरत है। आई थिंक नाउ इट्स अ हाई टाइम कि अब बैठा जाए और पुलिस रिफॉर्म्स लाई जाएं, जिसकी मदद से जो है ये जो फ्रंट लाइन स्टेट है, देखिए किसी भी मुल्क के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो और एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ जो हैं वो प्रोपोर्शनेट हैं। तो अगर ये जो इंटरनल सिक्योरिटी है ये मोहल्ले से शुरू होती है, थाने से शुरू होती है, गली से शुरू होती है, तो इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि पुलिस को रिफॉर्म किया जाए। अगर पुलिस को रिफॉर्म कर दिया जाए, ये रिफॉर्म्स तो बहरहाल सूबाई हुकूमतों ने करने हैं ना। लॉ एंड ऑर्डर इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट नाउ, सो जब सूबाई हुकूमत जो है सेम पेज पर ना हो या वो इस तरह के सवाल पूछे कि ये दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं या सबूत दिया जाए, हाउ डिफिकल्ट डज द पुलिस फोर्स फाइंड इटसेल्फ इन अ पोजीशन? देखिए जी, इट्स डेफिनेटली अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, लेकिन ये है कि कोशिश होनी चाहिए। इसके लिए नेशनल पुलिस ब्यूरो को यूज़ करना चाहिए। इसके अंदर जो है वो सारे आईजीज़ को बिठाना चाहिए, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहिए और फिर बाकी जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनको जो है वो देखते हुए उनको जो है वो कन्विंस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट वॉर होगी और कुर्बानियाँ इसी तरह जो है वो पुलिस देती रहेगी, आर्म्ड फोर्सेस देती रहेंगी। तो ये इस जंग को कामयाब होने के लिए, इस जंग को कामयाब करने के लिए ज़रूरी है कि मिल बैठ के ऐसी रिफॉर्म्स लेके जाएं कि एक ही तरह के पुलिस कवानीन हो। इसी तरीके से जो है वो मैं यहाँ पे ये भी सजेस्ट पर कितनी तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस की ट्रेनिंग भी ऑफ कोर्स गैर मामूली अहमियत की हामिल है। पंजाब की पुलिस का इंसदाद दहशतगर्दी का ट्रेनिंग ट्रैक जो है वो कदरे बेहतर है। केपीके में क्या करने की ज़रूरत है? देखिए केपी के अंदर जो है वो जो सीटीडी का मॉडल पंजाब का है, उस मॉडल के ऊपर पेशरफ्त की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है और उसमें वो चीज़ें वो हम नहीं ला सके जो लानी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे जो असला इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत एडवांस है, जो स्मगल होकर आता है और जो यूज़ कर रहे हैं टेररिस्ट। इसी तरीके से वहाँ की पुलिस को बहुत ही अच्छे तरीके से इक्विप किया जाना ज़रूरी है। ये याद रखें कि पुलिस जो है वो एक बहुत ही ऐसा अदारा है जिसे फ्रंट लाइन के ऊपर खड़े होकर लड़ना है और रोज़ाना शहादतें हो रही हैं और जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत एडवांस है। इस तरह के इक्विपमेंट का मुकाबला करने के लिए पुलिस को वही इक्विपमेंट, उससे भी एडवांस इक्विपमेंट दिया जाना बहुत ज़रूरी है। सीटीडी को फॉल किया जाना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो चेंज आएगी। और ये जो विज़िट है ख़ुसूसी तौर के ऊपर, इस विज़िट के बाद जो है वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये मिल बैठेंगे और ये मिल बैठ के जो है वो एक पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ मूव करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तारिक मसूद यासीन साहब मौजूद थे, साबिक आईजी रह चुके हैं। नाजरीन, हालात अब अफगानिस्तान के अंदर भी तालिबान के कंट्रोल से बाहर दिखाई दे रहे हैं। बैरून महाजों पर भी तालिबान हुकूमत ने भारत से ताल्लुकात इस्तवार करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रखी है। इससे काउंटर करने के लिए सेम पेज पे होना, इसकी अशद ज़रूरत है। पाक अफगान सरहद अक्टूबर 2025 के वक्त से तजारत के लिए बंद है, जब सरहदी झड़पें शुरू हुई थी। इंसदाद दहशतगर्दी के तरीक़ाकार पर मुज़ाकरात के पै दर पै दौर तुर्की और कतर की सालिसी के बावजूद भी काबिल अमल हल नहीं हमारे लिए निकाल सके, इसमें नाकाम दिखाई दिए। लेकिन अब बहरहा ये जो पहल की गई है अस्करी क़यादत की तरफ से, क्या पॉलिटिकल इसके अंदर विल भी शामिल की जाएगी? दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वी गोना बी राइट बैक।
ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के दरमियान हालात मजीद तल्खी की जानिब बढ़ रहे हैं। सदर ट्रंप की ग्रीनलैंड को हासिल करने की जुस्तजू एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है कि जहां आने वाले दिन इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गए हैं और सूरत हाल यहां तक पहुंच गई है कि 1949 में तश्कील पाने वाले नेटो का ना सिर्फ मुस्तकबिल दाव पर लग गया है बल्कि साथ ही यह खदशा भी पैदा हो गया है कि यूरोपियन यूनियन के जिसकी दाग बेल 1952 में रखी गई थी वो अमेरिका के सामने खड़ा हो जाएगा और जल्द यूरोप और अमेरिका के दरमियान जारी इत्तेहाद आने वाले दिनों में अगर खत्म ना भी हुआ तो कमजोर जरूर पड़ जाएगा। और इस सब के पीछे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वो पॉलिसियां हैं कि जिन पर वो गुज़िश्ता एक साल से कारबंद हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमेरिका ने ग्रीनलैंड में कायम अपने फौजी अड्डे पर मजीद जंगी तैयारों को तैनात करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी और कनेडियन दिफाई इदारे नॉरवैड ने सोशल मीडिया बयान में ये तो वाज़े किया है कि इस अमल में डेनमार्क की हुकूमत के साथ मुकम्मल हमआहंगी मौजूद है और अमेरिकी फोर्सेस को तमाम ज़रूरी सफारती इजाज़तनामे हासिल हैं, मगर ये वाज़े नहीं किया गया कि ये जंगी तैयारे क्यों तैनात किए जा रहे हैं। अलबत्ता सदर ट्रंप की जानिब से दी जाने वाली हालिया धमकियों के बाद आज सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल पर एक ऐसी तस्वीर शाया की है कि जो जंगी तैयारों की ग्रीनलैंड आमद और ट्रंप के इरादों को वाज़े करती है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया ऐप पर अमरीकी कब्जे के अज़म को बरकरार रखते हुए मसनूई जहानत से बनी हुई एक तस्वीर लगाई है कि जिसमें ग्रीनलैंड को अमरीकी हिस्सा बनाया गया है और सदर ट्रंप अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और दीगर के साथ फतह का झंडा लहरा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज ही सदर ट्रंप की जानिब से 10% टैरिफ की धमकी के जवाब में डेनमार्क के वजीर आजम का यह कहना था कि यूरोप सदर ट्रंप की धमकियों में नहीं आएगा। ग्रीनलैंड के मामले पर अमेरिका और यूरोप के दरमियान तल्खियां मजीद बढ़ चुकी हैं। साथ ही फ्रांसीसी सदर की तरफ से एंटी कोअर्जन इंस्ट्रूमेंट को मुतहर्रिक करने के बयान के बाद फ्रांस के वजीर खजाना का यह कहना है कि हम एक मुश्किल राह से गुजर रहे हैं। हमने ऐसा माजी में कभी नहीं देखा। एक इत्तेहादी एक 250 बरस पुराना दोस्त टैरिफ को बतौर जियोपॉलिटिकल हथियार इस्तेमाल करने पर गौर कर रहा है। फ्रांस और यूरोपियन ममालिक की इसी एग्रेसिव पोस्चरिंग के बाद अमरीकी सदर ने फ्रांसीसी हममनसब मैक्रोन और नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट के वो ज़ाती पैगामात शेयर कर दिए हैं कि जिनमें वो ग्रीनलैंड से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। ये इक़दाम वाज़े करता है कि यूरोप ग्रीनलैंड के मामले पर सदर ट्रंप की पॉलिसी से मुत्तफ़िक नहीं और इसका इजहार पब्लिक और प्राइवेटली दोनों तरह से किया जा रहा है। अमरीकी सदर ने फ्रांसीसी सदर का पैगाम पब्लिक करके एक तरह से यूरोपियन ममालिक को पैगाम भी दिया है कि इस पैगाम के अलावा मजीद और ज्यादा हसास पैगामात भी शेयर किए जा सकते हैं। अब एक तरफ रूस का कहना है कि ग्रीनलैंड से रूस का कोई लेना देना नहीं, तो दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन को गजा में अमन कायम करने के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दे दी है। अभी तक ये खबर सामने नहीं आई कि पुतिन ने इस पेशकश को कबूल किया है या नहीं। अलबत्ता ये पेशरफ्त आने वाले दिनों में ग्रीनलैंड और यूक्रेन के हवाले से बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगी और यही पेशकश रूस की यूक्रेन के साथ जारी जंग के खात्मे और तजवीज़ करदा अमन मंसूबे से असरअंदाज होगी। यही वजह है कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने सदर ट्रंप से डेवोस में मुलाकात को यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी से नत्थी कर दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप के 20 नुकाती गजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले में गजा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों का ऐलान किया था। खबरसार इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने तुर्की, मिस्र, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के रहनुमाओं को इस बोर्ड में शामिल होने की दावत दी है और फिर बादज़ां सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और इंडिया के वज़ीर आज़म को भी गजा के तामीर नौ और वहां अमन बरकरार रखने के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दी। अभी तक ताजिकिस्तान, मराकश, बरतानिया और उज़्बेकिस्तान ने बोर्ड में शमूलियत की दावत कबूल कर ली है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इजराइल की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में सदर ट्रंप का गजा अमन मंसूबा नाकाम होने के करीब पहुंच गया है। गुज़िश्ता रोज़ ही इजराइल के इंतहा पसंद वजीर ने गजा मंसूबे पर तनकीद करते हुए गजा में जंगबंदी की निगरानी के लिए कायम अमरीकी अड्डे को बंद करते और गजा में यहूदी बस्तियों की दोबारा आबादकारी का मुतालबा किया था। अब देखना यह है कि क्या सदर ट्रंप के जो चीन से लेकर कनाडा तक और वेनेजुएला से लेकर शुमाली कोरिया तक हर मुल्क को धमकियां देते हैं, क्या इजराइल और इसके इंतहा पसंद सियासतदानों को भी शट अप कॉल देंगे या नहीं। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह।